आज हम क्वेश्चन सॉल्व पेपर 2021 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से 41 में दिया है कि यदि 154 और 18 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है 2772। ठीक, तो यदि हम 27.42, यहाँ ये 4 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 7 होगा, ये नंबर 7 होगा। ये नंबर को हम 7 लिखेंगे, ठीक है। तो 27.72 डिवाइड 1.8 का मान क्या होगा पता करना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले इसके मतलब को समझिए। ठीक है, यदि 154 मल्टीप्लाई आप 18 करते हो तो आपको 2772 मिलता है। तो यदि आप 154 से इसमें डिवाइड करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा, या 18 से डिवाइड करोगे 2772 में तो आपको 154 मिल जाएगा। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और जो दो संख्या है उनमें से कोई एक दे रखा है, तो जो दी हुई संख्या से गुणनफल में डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरी या पहली संख्या प्राप्त होती है। तो कुछ इसी प्रकार से इसका भी नियम है। यहाँ से समझिए, ये है 27.72 डिवाइड 1.8 है ना। तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाते हैं तो 2772 और नीचे का डेसिमल हटाते हैं तो 18। ठीक, अब यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 ऊपर रखना है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 20 नीचे रखना है। ठीक, तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये वाला जो सिचुएशन समझाया था सेम उसी प्रकार से इसको समझो। यहाँ 1 0 बचा है तो ये 0 को, एक जो बचा है ये 0 है ना, चलो ये बचे हुए 0 को अभी हम बचाते हैं यहाँ पर। अब देखो 2772 में यदि 18 से आप डिवाइड करते हो तो ये नंबर मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, 18 से हम इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो अभी हमें ऊपर में कौन सा वैल्यू मिलेगा, 154। ठीक, अर्थात 18 ने ऊपर के नंबर को डिवाइड किया 154 टाइम में और अपने ही आप को इसने डिवाइड किया 1 टाइम में, और यहाँ 0 बचा है तो 0 रख देंगे पीछे। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। अब 10 से इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.4 आंसर। ठीक है, देखो नीचे में 10 है ना, नीचे में 10 है तो क्या करना है, देखो 10 से छोटा नंबर ये है 4, तो यहाँ लगा दो दशमलव। ठीक है, इस आधार पर बता सकते हो, या 4 का वैल्यू कौन सी जगह पर होगा, 10वें के जगह में, क्योंकि नीचे में क्या है 10 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप है। एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ये है एक समकोण त्रिभुज। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज में एक भुजा का साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर और दूसरे भुजा का साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर पूछ रहा है परिमाप। तो परिमाप मतलब किसी भी का परिमाप निकालते हैं तो उसके जितने साइड होते हैं उसको आपस में ऐड कर देते हैं और परिमाप मिल जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका तीसरा साइड पता नहीं है। ठीक है, यदि ये साइड होता पता हमें तो तीनों को एक साथ ऐड करके परिमाप बता सकते थे। ठीक, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक तरीका होता है। ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं कर्ण, त्रिभुज का ये क्या है, कर्ण। ठीक है, तो ये वाला लाइन का यदि हम स्क्वायर करते हैं
तो अर्थात ये कर्ण के वर्ग के बराबर में ये पहले साइड का वर्ग प्लस दूसरे साइड का वर्ग होता है। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्थात कर्ण का वर्ग के बराबर होता है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, ठीक है। तो कर्ण को अभी हमने x मान लिया, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले भुजा का वर्ग 5, दूसरे भुजा का वर्ग 12, तो x स्क्वायर बराबर होता है ये 25 प्लस 144, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है ना। अब क्या करना है, आपको निकालना है x की वैल्यू। तो x का जो स्क्वायर है वो बराबर के इस पार आकर अंडर रूट बन जाएगा। अब ये 25 का वर्ग प्लस 100 ये अंडर रूट 25 लिखना है प्लस 144 लिखना है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ मिस्टेक मत करना, क्या कि यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 और 144 का वर्गमूल 12 ऐसे नहीं निकालना है। पहले इन दोनों को ऐड करोगे फिर निकालोगे वर्गमूल, ठीक। तो इसमें यही मिस्टेक नहीं करना है। तो 25 और 144 को हम ऐड करेंगे, ये बनेगा 169, ठीक है। अब इसका निकालना है वर्गमूल। तो x का वैल्यू आया 13, x का वैल्यू कितना आया 13, अर्थात ये जो इस साइड को हमने x माना था, तो x का वैल्यू कितना आया 13 आया। अब हम त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा प्लस तीसरा भुजा, ठीक है। तो तीनों भुजाओं को अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 12 17, 17 और 13 हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, यदि x बाई 25 इक्वल 196 बाई x है तो x बराबर क्या होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ इक्वल का साइन है ना, तो ये ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर, और इनका 25 का 196 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 196, ओके। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो x का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा और ये 25 इंटू 196 बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब पहले भी सिचुएशन में इस प्रकार का एक नंबर बना था, लेकिन वहाँ पर अभी इंटू की जगह प्लस था, तो प्लस होने पर पहले ऐड करते हैं उसके बाद निकालना है, लेकिन इंटू होने पर हम यहाँ पर 25 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं और 196 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्लस होने पर दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद निकालना है वर्गमूल, ठीक है। लेकिन इंटू है तो हम यहाँ पर एक एक संख्या का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू आया यहाँ पर 70, ठीक है। तो x का मान क्या होगा 70 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। तो यहाँ पर दर निकालना है, तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ठीक है।
तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दे रखा है, वह है समय। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें मूलधन को 100 मानना होता है, ठीक है। तो माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया है, ठीक। अब ये मूलधन जो है 16 साल बाद 2 गुनी हो जाएगा, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो 200 रुपया कहलाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर आया 200 रुपया, मिश्र धन बराबर 200 रुपया, ठीक। तो मूलधन और मिश्र धन पता होने पर हम निकाल सकते हैं ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन इक्वल 100, ठीक। अब यहाँ साधारण ब्याज 100 आया, मूलधन हमने 100 माना, समय बराबर दे रखा है 16 वर्ष, ठीक। ओके, तो 100 से 100 कैंसिल कर दो और यहाँ पर 100 में 16 से भाग कर दो, ठीक है। तो 16 पंचे 80 और 16 छक्के 96, 6 बार हम पूरा पढ़ रहे हैं। माइनस करेंगे कितना बचा, 4, ठीक। अब इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो होल नंबर पहले लिखेंगे 6 होल 4/16। तो ये ऑप्शन में हमें नहीं मिल रहा है, 6 बस मिल रहा है, मतलब इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो 6 होल 4 और 16 दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी नंबर क्या है, 4। तो 4 को 1 टाइम में और 16 को 4 टाइम में, तो 6 होल 1/4% आंसर ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। इनका हमें मान ज्ञात करना है, पूर्ण संख्या में निकटतम मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम 345 मल्टीप्लाई 51 करेंगे, ठीक है। तो 349 मल्टीप्लाई 51 प्लस 632 डिवाइड 31 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा 17,799 प्लस, अब 31 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 31 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2.3। अब 2.3 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पॉइंट कर देते हैं, पॉइंट के बाद एक 0 रख देते हैं। तो यहाँ से हमने 2 तो लिख लिया, पॉइंट के सिर में पॉइंट लगा दो और यहाँ पर 3, ठीक है। और इसे ऐड करो, तो ये 3.11 कैरी 1 10 कैरी 1 8 और यहाँ से लिख दो पूरा 17, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ डिवीज़न में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसके डिवीज़न में मिस्टेक हुआ है, मल्टीप्लाई ठीक है, प्लस 632 डिवाइड 31, ठीक है। तो 31 का टेबल 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 62, 2 टाइम्स। माइनस करने पर यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ से 2 नीचे, तो 31 का टेबल यहाँ 0 टाइम पढ़ेंगे। अब माइनस करेंगे तो 12, ठीक है। यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 0, 120, ठीक है। तो अब 31 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स में मिलेगा 93, माइनस करेंगे इसे, ठीक है। तो कितना बचेगा 27, ओके। तो पॉइंट के बाद हम 1 डिजिट ही लेते हैं, इस नंबर को अब इसके साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या था, इसको मैंने डेसिमल में बदल लिया हूँ। तो डेसिमल को डेसिमल के जगह 0 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो ये 3.911 कैरी 1, तो 817, ठीक। अब देखते हैं कि ये संख्या के निकट में कौन सा है पूर्ण संख्या में, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में यहाँ तक हम चेक करते हैं कौन सा संख्या इसके ज़्यादा निकट में है।
17,819, 17,522, 17,520, 17,821, 17,521। ठीक है, तो 17,821 और इसमें है 17,819, तो ये सबसे ज़्यादा करीब है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17,821, ये इसके ज़्यादा निकट है। क्वेश्चन नंबर 46, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या कितना है बताना है। ठीक, देखो ये जो 3/5 बच्चे लड़के हैं बोल रहे हैं, ठीक, और 800 को लड़कियां हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुल संख्या। कुल संख्या, तो यहाँ कुल संख्या कहने का मतलब लड़के प्लस कुल लड़कियाँ। ठीक है, कुल लड़के और कुल लड़कियों को जोड़ने पर जितना आएगा वह कहलाएगा यहाँ पर कुल संख्या। तो कुल लड़के लड़की मिलाकर बच्चों की संख्या कितना है पता नहीं, तो माना कि यहाँ पर कुल संख्या x है। ठीक है, ये क्या है, कुल बच्चों की संख्या x है, तो कुल में से ये क्या है, उसका हिस्सा है। 3/8 क्या है, हिस्सा है। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि कुल बच्चों की संख्या x है, तो x का 3/5 निकाल लेते हैं। x का 3/5 बराबर हो जाएगा 3x/5। ये हो गया लड़कों की संख्या, ये है लड़कों की संख्या। ठीक, तो ये लड़कों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या पता है, तो कितने लोग बच गए अब ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल बच्चों की संख्या को हमने x माना है। ठीक, अर्थात इसमें लड़की लड़के दोनों शामिल हैं, तो इसमें से यदि लड़कों की संख्या को हम घटा दें तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगा। तो लड़कों की संख्या को हमने माना है 3x/5। ठीक है, तो 5 के x से मल्टीप्लाई 5x, 5x में 3x हम घटा देंगे तो कितना बचा, 2x/5 बचा। ठीक है, तो ये क्या है, लड़कियों की संख्या। देखो कुल संख्या में लड़कों की संख्या को हटा दिए तो जो बचा वो क्या कहलाएगा, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर भिन्न में 2x/5 है और संख्या के रूप में दे रखा है 800 है। अर्थात ये जो भिन्न है ये संख्या में 800 के बराबर है और भिन्न में 2x/5 के बराबर है। ठीक, तो 5 का 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 800 × 5, x की वैल्यू निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 के टेबल में 800 आएगा 400 टाइम में और मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 4 जा 20 और 2 0 पीछे। ठीक है, तो ये जो 2000 आया है ये क्या है, x की वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, x, और x हमने क्या माना था, कुल संख्या को माना था। तो कुल बच्चों की संख्या कितना है, 2000 है। क्वेश्चन कुल संख्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है, लड़कों की संख्या कितना है पूछा है। तो कुल बच्चे 2000 हैं। ठीक, और 2000 में से 800 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या को इसमें हटा दो तो बचे हुए लड़कों की संख्या कहलाएगा 0 0, 20 में 8 घटा दो 12, तो 1200 हुए लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या। ठीक, तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत दे रखा है 28 रन। ठीक, तो
यहाँ पर कुल कितने 24 पारियों में कुल कितने रन बनेंगे ये हमें पता करना पड़ेगा। औसत वाला क्वेश्चन है, तो औसत वाले क्वेश्चन में औसत बराबर होता है ऊपर में संख्याओं का योगफल निकालना है और नीचे में लिखना है कुल संख्या। नीचे में लिखना है कुल संख्या, अर्थात कुल संख्या से योगफल में भाग करते हैं तो औसत मिलता है। ठीक है, तो औसत को इस पार भी लिख सकते हो, इस पार लिखोगे तो यहाँ से हटा दोगे। तो पहला सेंटेंस में देखो 24 पारियों में मतलब कुल पारियों की संख्या दे रखा है 24, यहाँ लिखेंगे 24। तो कुल 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, तो औसत की जगह लिखेंगे 28। ठीक, तो कुल संख्या और औसत दे रखा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं योगफल। तो यहाँ पर हम दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 24 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो कुल रन हो जाएंगे 672, 672। ठीक, अब फिर क्या बोला है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर 24 पारी खेला गया तो एक पारी खेलने का उसको और मौका मिला गया। ठीक है, तो एक पारी और खेलेगा तो कुल पारियों की संख्या कितना हो जाएगा, 24 के बाद 25 हो जाएगा। ठीक, तो जब 25 पारी खेलता है तब रनों का औसत 29 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 29। ठीक, तो 25 पारियों के आधार पर और 29 रनों की औसत के आधार पर, ठीक है, अर्थात 25 पारियों में रनों का योगफल कितना हो जाएगा ये पता करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 25 और 29 का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 पारियों में रनों का योगफल हो जाएगा 725। ठीक, तो इसको जब एक अतिरिक्त पारी मिला, ठीक, तो इसने कितना रन बनाया ये आपको पता करना है। ठीक है, अर्थात देखो 24 पारी खेला था तो यहाँ पर रन बनाया था 672, है ना। अब एक पारी और मिला तो कितना हो गया 725। ठीक, तो ये जो एक पारी मिला है उसमें उसने कितना रन बनाया यह हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, जो 25 पारियों का योगफल है 725, उसमें 24 पारियों के रनों के योगफल को माइनस कर देंगे, अर्थात 672 को इसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 3, 12 में 7 माइनस 5। ठीक है, तो कितना रन बनाया उसने 53, अर्थात एक पारी और उसको खेलने का मौका मिला तब उसने कितना रन बनाया 53। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। ठीक है, देखो ये जो मैच चलता है वह आधे घंटा का है। ठीक है, कितना समय का है, आधा घंटा। मैच चलता है आधा घंटा और आधा घंटा का मतलब है 30 मिनट से। ठीक है, मतलब एक मैच आधा घंटा मतलब 30 मिनट के लिए चलता है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो इसका 1/10 भाग रेस्ट के लिए लिया जा रहा है, टाइम आउट के लिए लिया जा रहा है। तो यहाँ पर निकालेंगे 30 का 1/10 भाग। ठीक है, तो 10 के पारा में 30 डिवाइड होगा कितने बार में, 3 बार में, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 3। तो 3 का मतलब क्या है 3 मिनट से है। ठीक है, तो ये क्या है टाइम आउट का समय, और यही पूछा जा रहा है टाइम आउट कितने मिनट का होता है, तो 3 मिनट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ।
क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ पूछा जाता है तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो अभी हमें लाभ पता नहीं है और क्रय मूल्य भी पता नहीं है, तो जब तक लाभ और क्रय मूल्य हमें पता नहीं चलेगा हम प्रतिशत लाभ नहीं बता सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वस्तु के अंकित मूल्य को हम मानेंगे x। ठीक है, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है। ठीक, अब क्या करना है, ये अंकित मूल्य के हमें निकालने हैं 3/4। ठीक है, यदि अंकित मूल्य 100 रुपया है तो यहाँ पर रेडियो का अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो रेडियो को अंकित मूल्य का कितना में खरीदता है? 3/4 में खरीदता है। तो यहाँ पर रेडियो का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अंकित मूल्य का 3/4 में खरीदता है, तो अंकित मूल्य कितना माने हैं? x। तो x का 3/4 कितना हो जाएगा? 3x/4। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 3x/4। तो ये क्या हो गया? रेडियो का क्रय मूल्य, और ये क्या है? अंकित मूल्य। फिर क्या बोला है? इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य को हमने कितना माना है? 100 रुपया। कितना माना है? 100 रुपया। तो यहाँ पर ये जो बेचने की बात हो रहा है, ये बेचने की बात हो रहा है अंकित मूल्य के आधार पर। ठीक है, तो बेचने की बात हो रहा है मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है अंकित मूल्य के आधार पर। तो अब यहाँ पर अंकित मूल्य को हम क्या मानेंगे? क्रय मूल्य मानेंगे। तो प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 + R/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य को पूछ रहा है अंकित मूल्य के आधार पर, तो अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया। ठीक, और 100 का 100 रहेगा, R का मतलब क्या है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ यहाँ पर कितना है? 20% है। 20% अधिक पर बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। 100 में 28 करो तो 120 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो x का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120x/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 और 10 दोनों किससे डिवाइड हैं? 2 से। 2 से 12 6 बार में और 10 5 बार में। तो विक्रय मूल्य का वैल्यू निकला 6x/5। ठीक, अब ये रेडियो का क्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य का, ये क्या है? अंकित मूल्य का ये विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत लाभ। ठीक, तो रेडियो का क्रय मूल्य ये है और ये जो विक्रय मूल्य निकाले हैं यही रेडियो का विक्रय मूल्य होगा। रेडियो का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस आधार पर अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ पूछ रहा है लेकिन लाभ हमें नहीं पता चला है। ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। ठीक, तो लाभ पता नहीं है लेकिन लाभ की वैल्यू कैसे निकलता है बताओ?
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के द्वारा निकलता है। तो लाभ नहीं दिया है, तो लाभ निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसको लाभ की जगह लिख देते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, मल्टीप्लाई 100 बाई क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य का वैल्यू दे रखा है 6x/5 माइनस क्रय मूल्य का वैल्यू दे रखा है 3x/4, ठीक। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई 100 बाई क्रय मूल्य कितना दे रखा है 3x/4, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नीचे में भी 3x/4 और मल्टीप्लाई 100 को रखते हैं और ऊपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हम दोनों का निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकालने पर आता है 20, नीचे में आ जाएगा 20। तो 5 के टेबल में 20 आएगा 4 टाइम में, और 4 का 6 से मल्टीप्लाई 24x माइनस 4 के टेबल में 20 आएगा 5 का 3 से मल्टीप्लाई तो 15x, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 24 में 15 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 14 में 5 माइनस करेंगे तो 9, इसमें 1, तो ये आ गया 9x, ठीक है। माइनस करने पर कितना आया 9x। अब यहाँ आगे से समझिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। देखो 9x/20 ये ऊपर का वैल्यू आ गया, ठीक, और 3x/4 ये नीचे में है, ठीक। तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 है, तो ये 100 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली नंबर से होगा, 100 का मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा 900x हो जाएगा बाई 20, ठीक है। अब ये मेन फ्रैक्शन है, तो मेन फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है, और डिवाइड लिखकर यहाँ पर लिख दो ऐसे 3x/4, ठीक। तो डिवाइड को वापस मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3x नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में भी x, नीचे में भी x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। और 3 से ये 900 डिवाइड हो जाएगा कितने बार में 300 बार में, कितने बार में 300 बार में, और 4 से ये 20 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, अर्थात ऊपर में बचा है 300 और नीचे में बच गया 500, ठीक है। तो 5 के पहाड़ा में 30 आएगा 6 बार में, ठीक है, 30 आया 6 बार में, क्या बच गया 0 पीछे रख देंगे, तो 60%, अर्थात प्रतिशत लाभ बराबर 60%, ठीक है। वीडियो एक बार और देख लेना रिपीट करके, काफ़ी लंबा बना है। क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे 8,400 माइनस 7,500, तो 0 0, 14 में 5 माइनस तो 9, इसमें 1 तो 0, ठीक है। तो लाभ कितना आया 900 रुपये का। अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य, कितना है क्रय मूल्य 7,500 है, ठीक है। तो 100 कैंसिल हो जाएगा इसके 2 0 से, बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे 25 है, 75 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, ठीक है। और
25 से 100 डिवाइड होता है 4 टाइम में, ठीक है। नौ सौ भाग 25, 36 बार में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहला भाज्य संख्या है 2, फिर 3, 5 और 7, ठीक है। तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17 आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, तो ये बोडमास के नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। यहाँ से इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इस कोष्टक को भी, इस कोष्टक को भी, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 और 12 में 8 माइनस कर देंगे, कितना बचा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ से माइनस का माइनस चिन्ह, ठीक है। 11 का टेबल 3 टाइम तो 33, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड लिखेंगे, प्लस और इंटू में पहले इंटू, तो 7 3 जा 7 6 जा 7 6 जा ये हो जाएगा 42 प्लस 13 है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 और 2 हो जाएंगे 5, 1 और 4 हो जाएंगे 5, 55 बन रहा है, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर में क्या है 3, तो कोई से चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो देखो इसको हम और किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ 3 इंटू 55 ऐसे लिख कर ये डिवाइड को हम यहाँ पर फ्रैक्शन बनाकर 33 हम नीचे लिख सकते हैं, और यहाँ -4 बच गया तो यहाँ पर ऐसे -4 लिख सकते हैं। अब 33 को डिवाइड करेगा 11 टाइम में, और 11 55 को डिवाइड करेगा 5 टाइम में, तो 5 - 4 = 1 आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है, वह संख्या कौन सी है, ठीक। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाएगा और शेषफल दिया रहेगा, तो शेषफल को दी हुई संख्या में माइनस करते हैं इसी संख्या को बनाने के लिए। 270 में 6 माइनस करोगे और 426 में भी 6 माइनस करोगे, ठीक है। तो 6 इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 264 और यह संख्या हो जाएगा 420, ठीक है। 264 और 420। अब बड़ी सी बड़ी संख्या जब बोला जाएगा तो जितना शेषफल है उसे माइनस करने के बाद इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हमें इन दो संख्याओं का निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा 12, ठीक है। महत्तम समापवर्तक आप लोग डिवीजन मेथड से खुद निकाल लेना, महत्तम समापवर्तक कितना आएगा 12, ठीक है। अर्थात ये 12 ही वह नंबर है जिससे यदि हम 270 में डिवाइड करेंगे तो भी 6 बचेगा, शेषफल 6 बचेगा, और 12 से 426 में डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल 6 बचेगा, ठीक है। और यदि ये समझ में नहीं आएगा तो सिंपल क्या करना है, एक ऑप्शन को लो, इसमें डिवाइड करो, शेषफल 6 बच रहा है तो दूसरे में भी डिवाइड करो, ठीक। और दोनों में शेषफल 6 बच रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 54, वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है।
तो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज कौन सी संख्या है, यह जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4, 8 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वह 4 का भी गुणज होगा, 8 का भी और 6 का भी। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या अर्थात इसके एलसीएम निकालेंगे। ये 4 टाइम में, 3 टाइम में, 2 से ये 1 टाइम में, 2 टाइम में और ये 3। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो सबसे छोटी संख्या जिससे ये तीनों संख्या डिवाइड होगा वह है 24। ठीक है, अब ये 24 से ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 से ये 696 डिवाइड होगा। ठीक है, 696 डिवाइड हो जाएगा, ये 29 टाइम में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी। क्वेश्चन नंबर 55, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है, मतलब कि सुबह 8:15 पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। तो 2:30 PM का मतलब दोपहर के 2:30 में पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय कितना है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी को अजमेर पहुंचने में कितना समय लगा यह बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहुंची हुई समय है उसमें जो चलने वाली समय है 8:15 उसको माइनस करना है। ठीक है, अर्थात 2:30 में 8:15 को हमें माइनस करना है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है, देखो ये जो 2:30 PM है ये दिन की 12 बजे के बाद वाला समय है। ठीक, तो दिन की 12 बजे की बाद वाले समय को आपको 24 घंटे के टाइम में चेंज करना है। ठीक, तो 12 के बाद बचता है 1, तो 1 को पढ़ना है 13 और 1 के बाद 2 बचता है तो 2 को पढ़ना है 14। ठीक है, तो 2:30 के जगह लिखो 14:30। अब 14:30 में 8:15 को माइनस कर दो तो हमें समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो 30 में 15 घटाने पर 15 और 14 में 8 घटाने पर 6, तो ये 6 घंटे को दर्शाता है और 15 मिनट को दर्शाता है। ठीक है, तो 6 घंटे 15 मिनट, आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, 12 होल 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो दशमलव समतुल्य बताने के लिए क्या करेंगे, जो होल नंबर है, ठीक है, वो होल नंबर पहले से लिख लो और ये जो फ्रैक्शन नंबर है 1/16, तो 16 से इसमें डिवाइड करके डेसिमल नंबर पता कर लो। ठीक है, तो 1 में हम 16 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 टाइम पढ़ेंगे, माइनस करेंगे, फिर डेसिमल लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, फिर 16 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे और यहाँ पर एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 16 85 और 16 छक्के 96, फिर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और यहाँ पर 0 लेंगे। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 2 बार पढ़ेंगे, फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 और एक 0 बढ़ाएंगे तो 16 पंचे 80। ठीक है, अर्थात 1 में 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.0625। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर होल नंबर कितना था 12। ठीक है, तो 12 में इस नंबर को हम ऐड कर देंगे। अब ये जो डेसिमल नंबर मिला है तो होल नंबर को भी डेसिमल में चेंज कर लो, 12 लिखो, पॉइंट लिखो, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 लगा लो, 1 2 3 4। ठीक, अब सॉल्व करो, इस नंबर को इसके नीचे लिख दो तो यहाँ 0
पॉइंट के नीचे में पॉइंट ही रखना और पॉइंट के बाद ये जो 4 डिजिट है लिख दो 0625 और इस नंबर को ऐड कर दो। तो 5260 पॉइंट यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो 12.0625। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहा है? सी। क्वेश्चन नंबर 57 में इसे हम सरल करके इसका मान हम लगभग में निकालेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 15 का पहाड़ा 3 बार 45, 45 हासिल 4, 15 का पहाड़ा 0 बार तो 0 और लेकिन ये 4 जुड़ जाएगा तो 45 आ जाएगा। 15 का पहाड़ा 0 बार 0 और 15 तिया 45, ठीक है, प्लस ये दो संख्याओं को ऐड करना पड़ेगा। तो 0.0123, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 5, फिर 0025 और 75, ठीक है। तो ऊपर में 2 0 रख देते हैं और ऐड करते हैं 57841 पॉइंट यहाँ पर 5। ओके, अब इस नंबर को इसके साथ ऐड करेंगे। इस नंबर को यहाँ प्लस का चिन्ह इसलिए इस नंबर को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो 5 के नीचे हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर पॉइंट और ये पूरे नंबर को इसके साइड में, तो 014875, ठीक है। तो ऐड करने पर ये सब सेम लिखाएगा 8410 पॉइंट, ऐड करने पर यह 10 कैरी 1 5054, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक किया है, यहाँ दशमलव नहीं रखा हूँ, ठीक है। यहाँ इस संख्या में दशमलव 3 अंकों के पहले लगा है पीछे से, तो 3 अंकों के पहले दशमलव यहाँ पर लगेगा, ठीक है। इसको दोबारा ऐड करना पड़ेगा। 45.045 में ऐड करेंगे 5.01485, तो 578950.10 कैरी 1 तो 5, ठीक है। तो यहाँ सरल करने पर लगभग में मान पूछा है, तो दशमलव के पहले संख्या को लेंगे, पूर्ण संख्या को 50, ठीक है। तो लगभग में मान इसके पास में, मतलब पूर्ण संख्या ही हमें मिल जा रहा है ऑप्शन में 50, ठीक है। तो 50 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि 50 नहीं होता तो हम एक आंसर मान सकते थे 45 को। यदि ये, चलो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, यहाँ पॉइंट के पहले हमें कितना मिला है 50, तो 50 इसका लगभग में मान ऑप्शन सी में भी दे रखा है 50, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर दशमलव संख्या का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 7.7, फिर इसके नीचे लिखेंगे 7.07, 7.07, फिर इसके नीचे लिखेंगे 7.007, 7.007, फिर इसके नीचे लिखेंगे 77.0077। अब इसका निकालेंगे योगफल। तो ये 7 2 14 कैरी 1 और 7 8 और 7 का 7 पॉइंट, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, हासिल 2 तो 2 और 7 हो जाएगा 9, 98.7847, ठीक है। तो ये ऑप्शन किसमें मिल रहा है? बी में। क्वेश्चन नंबर 59, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 लाख,
ठीक। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999। अंतर बोला है, माइनस करेंगे। 10 में 9 घटा दो 1, और 9 में 9 माइनस 0 0 0, ठीक। इसमें 1 माइनस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 90,001 आंसर ऑप्शन सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो 2 लाख, लाख के बाद कॉमा लग जाएगा, फिर 2,000 बोला है ना। तो 2,000 बोला है तो एक जीरो रहेगा, फिर 2, ये हो गया 2,000 को अंकों द्वारा लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर सैकड़े के लिए 3 जीरो आ जाएगा, तो ये हो गया 2,02,000। कौन से ऑप्शन में है? सी में है।